अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है क्या? डॉक्टर साहब, इससे संबंधित जो रोग होते हैं ये मनुष्य के जीवन पर कैसे असर डालते हैं सर? 3 ऐसी बीमारियां हैं गैस्ट्रो की जो बहुत कॉमन है। पेट संबंधी जो कैंसर्स होते हैं, क्या कहेंगे सर? कितने घातक होते हैं? क्या वजह है इनकी? तो किसी भी पेशेंट को अगर फैटी लिवर डिटेक्ट होता है सोनोग्राफी में जी। तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स क्या होते हैं? कुछ इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ जो शिविर आयोजित होते हैं, कैंप्स लगते हैं, क्या ये सब जानकारी पेशेंट्स को या वो जो कैंप अटेंड कर रहे हैं उनको दे पाना संभव हो पाता है सर? प्रिवेंटिव कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा कुछ ही टाइम में, जी। जिसमें हम पेशेंट्स के लिवर को फाइब्रो स्कैन से चेक करेंगे कि वो एक कसौटी है बेसिकली कि आपका लिवर कहाँ पे खड़ा है। बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे उनका परिचय जानते हैं और फिर उनसे ज़रूरी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, थैंक यू पॉडकास्ट पे आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर अरुण अय्यर हूँ। मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ और एडवांस्ड एंडोस्कोपिस्ट हूँ। 7-8 साल से मेरी प्रैक्टिस रही है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में। तो मैंने अपना एमबीबीएस जो है केईएम बॉम्बे से किया है, जो कि गवर्नमेंट का कॉलेज है। जी। और उसके बाद मैंने एमडी मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया है, जो अगेन एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का कॉलेज है दिल्ली में। डीएम गैस्ट्रो यानी कि गैस्ट्रो की पूरी मेरी ट्रेनिंग केरला में हुई है, त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से। जी। और वहाँ पे मैं 1 साल तक लेक्चरर था। ओह। उसके बाद मैंने बॉम्बे में एडवांस्ड एंडोस्कोपी की एक फेलोशिप होती है, जी। जी। जिसमें ऑल ओवर द कंट्री मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, अरे वाह। पोस्ट डीएम। जी। तो मैंने उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर अमित मायदेव हैं, जो पद्म भूषण हैं, और वो बहुत अच्छा एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग वहाँ पे रहती है। जी। 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 तो वो मैंने लगभग 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ से ली है। और उसके बाद मैं, चूँकि एंडोस्कोपी में यानी कि दूरबीन पद्धति से जो भी गैस्ट्रो के बीमारियों का जो इलाज होता है, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था शुरू से ओके। मेरी ट्रेनिंग में। तो वो मैंने 2 साल उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एडवांस एंडोस्कोपी की बहुत फर्दर ट्रेनिंग ली है। जी। कुछ 2021 में मैं वापस आया इंडिया। जी। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तक मैं रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था। जी। 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 और अब मैं आपके साथ हूँ यहाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है क्या? अगर हम सामान्य जो लिसनर्स हैं हमारे या व्यूवर्स हैं ये जानना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे? हमारा जो पेट है जी। उसमें करीब 12 ऑर्गन्स होते हैं। जी। तो पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, उसमें से अगर किडनी को हटा दिया जाए, तो जो 2 किडनी होती हैं उसको हटाने के बाद हमारा लिवर, हमारा जो जठरांत्र है जिसे हम मुंह से हम चालू करते हैं, तो फूड पाइप, जो आमाशय है जिसको स्टमक कहते हैं हिंदी जी। में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और जो मलाशय का जो जगह है जिसे रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। और जी। एनल कैनाल, एनल। ये सब मिला के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का एक पूरा यंत्र बनता है। तो इसमें सर डाइजेस्टिव सिस्टम भी शामिल है? जी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से चालू होता है और हमारे एनल कैनाल पे ख़त्म होता है। जी। उसके बीच में एक पूरी एक ट्यूब होती है, तो इसी को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। जी। और इसके साथ अगर हम जिगर को यानी कि लीवर को जोड़ देते हैं, तो जी। वो एक पूरा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी करिकुलम में जो हमारी ट्रेनिंग होती है। जो जी। आपने सवाल किया कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या है, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में जीआईटी और लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जी। उसका सब हम इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, इससे संबंधित जो रोग होते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित हैं या इंटेस्टाइन्स से संबंधित रोग हैं, ये मनुष्य के जीवन पर कैसे असर डालते हैं सर? ये रोग ऐसे होते हैं कि कई बार कम्युनिटी मेडिसिन में जो हमारे जो जनरल फिजिशियन भाई लोग हैं या जो जनरल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, काफ़ी सारी बीमारियों का वो इलाज बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन गैस्ट्रो की कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पेरिफेरल लेवल पे लोग समझ भी नहीं पाते, जी। और पेशेंट बड़ा परेशान रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 ऐसी बीमारियां हैं गैस्ट्रो की जो बहुत कॉमन है, जी।
जैसे कि GERD, जिसे रिफ्लक्स या एसिड प्रतिवाह रोग कहा जाता है, जी फंक्शनल डिस्पेप्सिया यानी कि प्लेन हिंदी भाषा में गैस्ट्रिक की समस्या जो पेशेंट्स बोलते हैं, जी और IBS यानी कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम। जी। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है पूरे वर्ल्ड में, जी और इसके जो पेशेंट्स हैं वो बड़े परेशान होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये बीमारियां अगर बढ़ती जाए और इनकी प्रॉपर टाइप से ट्रीटमेंट ना हो, और इसके ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन बीमारियों को जानने के लिए सबसे पहले एक अच्छी एंडोस्कोपी लगती है। जी तो हम हमारे सेंटर में अभी पेनलेस एंडोस्कोपी चालू करने वाले हैं। जी पेनलेस एंडोस्कोपी का मतलब है कि मरीज के अंदर अगर कोई भी गैस्ट्रो से संबंधित बीमारी है तो उसे हम दूरबीन से की मदद से देखते हैं। ये जो ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत सूक्ष्म तरीके से जन्म लेती हैं पेट में, और ये कोई भी CT स्कैन या MRI या PET स्कैन में भी नहीं दिखाई देती हैं, तो इसे प्रत्यक्ष दूरबीन डाल के अंदर से देखना होता है। और जैसे कि कोई पेट में छाले हो, अल्सर हो, या ऐसी ये सब जो बीमारियां हैं रिफ्लक्स की, जी तो इसे हम प्रॉपर टाइप से पहले तो डायग्नोस करते हैं और उसके बाद उसका इलाज करते हैं। तो ऐसे मरीज अगर प्रॉपर इलाज से वंचित रह जाते हैं तो ये मरीजों की लाइफस्टाइल एकदम ख़राब रहती है, और जब हमारे पास आते हैं तो ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में डिप्रेस रहते हैं, नींद ख़राब हो जाती है, बहुत वीकनेस फील करते हैं, अपना रेगुलर काम नहीं कर पाते हैं, और अपनी जो इनकी दिनचर्या होती है उसमें प्रॉपर फिट नहीं बैठ पाते। डॉक्टर साहब, क्या इन बीमारियों का जबलपुर अपोलो अस्पताल में इलाज संभव है? अभी क्या सुविधाएं हैं सर? हम यहाँ पे पेनलेस एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जी और एंटेरोस्कोपी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जितनी बीमारियां हैं, जी ये सब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और नेक्स्ट मंथ मई में ये सब का इनॉग्रेशन होने वाला है। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां हैं जैसे आप बता रहे हैं, ये कितनी घातक हो सकती हैं? तो ये जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ हैं। ओके तो ये मरीज को परेशान करती हैं, जी लेकिन ये मरीज की जान नहीं लेती। लेकिन गैस्ट्रो से संबंधित कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो घातक होती हैं, जैसे कि सिरोसिस यानी कि क्रॉनिक लिवर डिसीज़, या फिर हिंदी भाषा में सिंपल तरीके से बोला जाए कि लिवर धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, जी जो अक्सर शराब की वजह से होता है, या फिर आजकल बहुत डायबिटीज़ में भी ये देखने को मिल रहा है। Okay. कुछ और ऐसी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा पैंक्रेटाइटिस, इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ जो सीवियर हो जाती है, पेट के कई कैंसर होते हैं, ईसोफेगस या अन्न नली के कैंसर, स्टमक के कैंसर, इंटेस्टाइन के कैंसर, ये सारे जानलेवा होते हैं। पहले तो सर सामान्य से दिखने वाली बीमारी होगी, जी। लेकिन अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए तो जैसे आप बता रही हैं प्राण घातक भी साबित हो सकता अब मैंने एक मरीज देखा था जो मुझे याद है अभी तक, है। जी उसे गैस की समस्या थी और उसे एक जनरल फिजिशियन देख रहे थे और वो गैस की दवाइयाँ दे रहे थे। उस समय कोविड का टाइम था, जी तो एंडोस्कोपी ऐसे भी नहीं हो रही थी। जी पर जब हमने उनको देखा, जब हमने एंडोस्कोपी की उनकी, तो उन्हें स्टेज 4 का ईसोफेजियल कैंसर था जो पूरा लिवर में फैल चुका था। बाप रे। तो उस पेशेंट को फिर हमने, उसको जॉन्डिस हुआ यानी कि पीलिया हुआ, फिर बहुत मशक्क़त के बाद पीलिया वगैरह हमने उसका प्रॉपर से इलाज किया। अंदर ERCP नामक एक प्रक्रिया होती है, उससे मेटल स्टेंट लगाया, पर वो पेशेंट को हम बचा नहीं सके ऑब्वियसली, क्योंकि वो जब डिटेक्ट हुआ था तो वो स्टेज 4 में ऑलरेडी चला गया था। तो पेट की ऐसी बीमारियां हैं जो अगर पेशेंट, हमारे पास जो मरीज़ हैं वो एक सिंपल कंप्लेन के साथ ही आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको डकार ज़्यादा आ रही है, पेट में हल्का जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अपोलो में भी हमारे यहाँ की एंडोस्कोपी जो कॉस्टिंग है, जो हमने प्राइजेस रखे हैं बहुत ही सामान्य रखे हैं ताकि एक आम आदमी उसकी सुविधा मुहैया करा सके। जी जी तो अगर हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ एक चीप रेट में उपलब्ध हैं, तो ऐसे मरीज़ जो लेट डिटेक्ट होते हैं, जो जानलेवा हो जाते हैं बाद में, तो ऐसे मरीज़ों की अगर हम पेनलेस एंडोस्कोपी करते हैं, जैसे मरीज़ की एक जो एंग्जाइटी होती है कि अरे साहब हमको हमारे अंदर दूरबीन डालेंगे तो कोई दर्द तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए कोई दिक्कत में ना फंस जाए, तो अगर कोई एक्सपर्ट उसे एंडोस्कोपी से पेनलेस तरीके से देख सके तो ऐसी बीमारियों को बहुत जल्दी हम पकड़ सकते हैं ताकि उसका एक संपूर्ण इलाज किया जा सके। जी जी। और अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में ये इलाज उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है। जी। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सुनते हैं, क्या होता है? लीवर से संबंधित ये रोग होता है? फैटी लीवर के बारे में भी सर हमें विस्तार से बताइए।
हमारा जो लिवर है, कई लोग जानते भी नहीं है कि वो हमारा राइट साइड में होता है। जी। तो हम बोलते हैं कि इट इज़ द राइट ऑर्गन ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। ओके। और लिवर में जब इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि सूजिश होती है, जी। तो उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसमें पेशेंट को पेट में दर्द होता है और जो उनकी एलएफटी में एसजीपीटी का एक लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ओके। इसके कई कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन। तो कई इन्फेक्शंस लिवर के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, जो मेनली देखे जाते हैं। जी। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो ज़्यादा कॉमन है। जी। तो बहुत ज़्यादा जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा घातक और जानलेवा होती है। जी। इसके अलावा एक हेपेटाइटिस जो अभी आजकल देखा जा रहा है, जिसे नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। जी। इसमें पेशेंट्स जो शुगर के पेशेंट्स हैं, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसमें शुगर का शुरुआती फेज जो होता है, जी। तो ऐसे पेशेंट्स की जब लिवर एंजाइम ख़राब हो जाती तो उन्हें नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। ये सारे हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं। हम फैटी लीवर की बात करें तो फैटी लीवर दो प्रकार का होता है। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो ज़्यादा मद्यपान या शराब पीने से, अगर कोई पेशेंट या कोई भी इंसान जो मेल पेशेंट है, अगर वो 80 ग्राम से ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, या अमूमन 2 पैक से ज़्यादा दिन में या हफ्ते में 3 बार कंज्यूम कर रहा है, तो लगभग 5 से 8 साल में उसे फैटी लीवर डेवलप हो जाता है। फैटी लीवर में पेशेंट को कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आते, उसे सिर्फ वीकनेस रहती है और शाम में 4-5 बजे के बाद उसे थकान सी महसूस होती है। ओके। फैटी लीवर में जो दूसरा टाइप होता है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ कहा जाता है। ये वही, जैसा कि मैंने बताया, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में फैटी लीवर मिलता है। इनफैक्ट फैटी लीवर को अब बहुत रिसर्च हुई है इसकी गैस्ट्रो के फील्ड में। जी। जी। तो अब ये रिसर्च सामने आई है कि पेशेंट को डायबिटीज़ पहले नहीं होता है, एक्चुअली लिवर में डायबिटीज़ का जन्म होता है। तो किसी भी पेशेंट को अगर फैटी लिवर डिटेक्ट होता है सोनोग्राफी में, तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी से डायबिटीज़ का जन्म होता है कुछ सालों के बाद से, 5 से 10 साल के बाद। तो इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन कहा जाता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन में ऐसी ही बीमारियों को हम लेके चलते हैं जिसमें, जैसे कि फैटी लिवर का अगर प्रॉपर टाइप से इलाज करा जा सके तो पेशेंट को बाद में डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जितने हेपेटाइटिस के आपने प्रकार बताए हैं, सभी क्योरेबल हैं सर? तो इसमें से मैक्सिमम अब क्योरेबल हैं। सिर्फ हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो लिवर में जाके बैठ जाता है और बहुत अंदर तक सेल्स के न्यूक्लियस तक चला जाता है। तो उसमें भी बहुत रिसर्च चल रही है, इंडिया में ही काफ़ी अच्छी रिसर्च चल रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगले आने वाले 4-5 साल में कुछ ऐसी मेडिसिन आएंगी जिससे वो भी पूरी तरह से क्योर हो सके। हेपेटाइटिस सी पूरा क्योर हो जाता है आजकल। हेपेटाइटिस ए और ई में सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगती है, सिर्फ हॉस्पिटलाइज करते हैं, थोड़ा सपोर्ट देते हैं लिवर को, वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है। हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी ऑलमोस्ट सेम साथ में चलते हैं, और ये होते भी पेशेंट को, जिसको हेपेटाइटिस बी होता है उसे ही डी की भी समस्या होती है। तो इसकी भी कुछ मेडिसिन अभी अवेलेबल हैं और काफ़ी हद तक ये भी क्योरेबल हो सकता है। डॉक्टर साहब, अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में इनकी उपचार की सुविधा उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। ओके। फैटी लीवर संबंधी एकदम पेशेंट्स आ सकते हैं? एकदम आ सकते हैं। ओके। लीवर संबंधी समस्याओं से बचने का क्या उपाय है सर? क्या लाइफस्टाइल में बदलाव लाया जाए, खान पान में बदलाव लाया जाए, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे बचाव हो सकता है सर? जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा वेट जो है वो एक नॉर्मल रेंज में हो। इसके लिए एक BMI करके एक टेस्ट होता है जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जी। बॉडी मास इंडेक्स वेट और हाइट को देख के निकाला जाता है। बॉडी मास इंडेक्स एक नॉर्मल इंडियन आदमी का 25 से कम होना चाहिए। अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स कोई भी इंसान 25 से कम रख सकता है तो उसे ये सारी फैटी लिवर और जितनी भी ये लाइफस्टाइल रिलेटेड लिवर इश्यूज़ हैं वो होने के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। ओके। दूसरी चीज़ है ये आदमी कैसे करे, ये वेट कैसे मेंटेन करे। तो हमारा लिवर खुद ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है हमारे पेट के अंदर, हमारी बॉडी में। लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है
जो इनफैक्ट हार्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में, इवन ब्रेन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कई मायने में देखा जाए तो, जी। क्योंकि वो सारी कैलकुलेशंस करता है कि आपने इतना कैलोरी खाया, इतना बचा है, उसका क्या करना है, पैंक्रियास से इतना इंसुलिन निकलने वाला है, कितना इंसुलिन पैंक्रियास को निकालना है। तो ये हमारी पूरी जो खान पान की जो चीज़ें हैं, कुछ हमने ऐसी चीज़ें खा ली जो कि टॉक्सिन टाइप की है, तो वो पूरा निकालता है और यूरिन और स्टूल के माध्यम से वो पूरा बाहर करता है, डाइजेशन करवाता है। जी। तो ये एक हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अगर ज़्यादा कुछ आ जाता है तो फिर ये शरीर में बचाने लग जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो इसकी प्रोसेसिंग होती है, वो एक ही पैमाने पर चलती है। इसे एक ही चीज़ आता है कि जो एक्स्ट्रा है उसे बचा लिया जाए। जी। जी। लेकिन आज के दौर में हम उस दौर में नहीं है जब हम हंटर्स हुआ करते थे आदमी, और जब हम बहुत बेसिक लाइफस्टाइल जीते थे। अब हमारे पास खाने को बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी। तो लिवर के पास अब ये प्रॉब्लम आ गई कि इतना कैलोरी आ गया उसके पास कि वो एक्स्ट्रा स्टोर करे जा रहा है। तो अगर पेशेंट हमारा अपना खुद का BMI 25 से कम रख सकें, वो चाहे कुछ भी करे, चाहे वो 30 मिनट्स के लिए जॉगिंग कर लें, चाहे एक बहुत अच्छा योगा कर लें, जैसे कि अगर वो सूर्य नमस्कार 20 मिनट तक कर ले दिन में, जी। जिसमें कम से कम 10-15 मिनट उन्हें अच्छा पसीना आना चाहिए। और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें आप लिफ्ट का यूज़ ना करें, आप स्टेयर केस से चलें। लेकिन लिवर में अगर हमको फैट से बचना है तो हमें थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग या बैडमिंटन खेलना या कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें थोड़ा सा पसीना आता हो, हम थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी व्यय कर सकें, ऐसी कुछ चीज़ें हमारे BMI को नियंत्रित रखती हैं। दूसरी चीज़ है कि हम क्या खाते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर बहुत सारे कार्ब ले रहे हैं या कि कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जैसे हम बहुत चावल खा रहे हैं, हम वाइट शक्कर का उपयोग कर रहे हैं, तो वाइट शक्कर के जगह हमने देखा है हमारे प्रैक्टिस में कि अगर आप गुड़ का उपयोग करते हैं तो थोड़ा वो फैटी लिवर से बचाता है। चाय की जगह आप कॉफ़ी अगर पीते हैं, और अगर आप एक टेस्ट डेवलप कर पाएँ कि विदाउट शुगर हम, वाइट शुगर हम कॉफ़ी पी सकते हैं, तो वो फैटी लिवर को बचाता ही नहीं, फैट को लिवर से बाहर भी निकालता बहुत है। बढ़िया। जी। 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 इसके अलावा हमारे फूड में कई ऐसे प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अच्छे एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, जैसे कि अनार हुआ, पपीता हुआ, जी। संतरा हुआ, तरबूज हुआ। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो एवोकाडोज होते हैं। जी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। आजकल जो गेहूं सिर्फ एक पर्टिकुलर सिर्फ गेहूं वाला आटा नहीं, आजकल कोदू मिलेट्स मिलते जी। हैं, और कुछ मिक्स आटे मिलते हैं, जिससे फैटी लिवर की जो ये है इंसिडेंस है वो कम देखी जा रही है। तो ऐसे अगर चीज़ें हम खाते हैं तो उससे फैटी लिवर या लिवर संबंधी समस्याएं कम होती हैं। जी। इसके अलावा सेफ सेक्स प्रैक्टिस पे कोई भी ज़्यादा जोर नहीं दे पाता, तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए कम्युनिटी में। जो भी यंगस्टर्स हैं वो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे ही ज़रूर। जी। तो सेफ सेक्स भी इंडिया में बहुत ज़रूरी है। जो भी पार्टनर्स हैं वो प्रॉपर बैरियर प्रोटेक्शन का उपयोग करें, जी। क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं लिवर की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, ओह। और वो बहुत देखी जा रही हैं। इसके अलावा कई यंगस्टर्स आजकल नशा बहुत करने लग गए हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करते हैं, उससे हेपेटाइटिस बी और सी जी। भयंकर रूप से देखा जा रहा है। जी। कई इंडिया में कई ऐसे पार्ट्स हैं जहां IV ड्रग्स का यूज़ हो रहा है यंगस्टर्स में। ऐसी कुछ टॉक्सिन्स हैं जिसे अगर पेशेंट्स अवॉइड कर सकें, जी। किसी आपके स्पेशलिस्ट से आप पूछ के भले ही आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनकी कंटेंट्स अवेलेबल होती हैं। जी। जी। तो एक प्रॉपर टाइप से अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया जाए तो वेल एंड गुड है। हमारे यहाँ जो शिविर आयोजित होते हैं, कैंप्स लगते हैं, क्या ये सब जानकारी पेशेंट्स को या वो जो कैंप अटेंड कर रहे हैं उनको दे पाना संभव हो पाता है सर? बिल्कुल सर, हमने इसके लिए अभी एक नई मुहिम हम चालू करने वाले हैं जी। अपोलो की तरफ से। प्रिवेंटिव कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा कुछ ही टाइम में, जी। जिसमें हम पेशेंट्स के लिवर को फाइब्रो स्कैन से चेक करेंगे कि वो एक कसौटी है बेसिकली कि आपका लिवर कहाँ पे खड़ा हुआ है। जी। क्या वो हेल्दी के साइड में है, क्या वो अनहेल्दी के साइड में जा रहा है। जी। दूसरे हम कुछ बेसिक टेस्ट जैसे SGOT, SGPT, वायरल मार्कर्स
ये सब हम कम्युनिटी में कराएंगे, ताकि हम ऐसे पेशेंट्स को राहत दे सकें जिन्हें पहले से ही कुछ लीवर की बीमारी है, क्योंकि कई लीवर की बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी है वो फैमिली में भी फैल सकती है। तो अगर उन पेशेंट्स को वैक्सीनेट किया जाए, मतलब फैमिली मेम्बर्स को, कि एक फैमिली में किसी मेम्बर्स को हेपेटाइटिस बी है, जी। जैसे कि एक पेशेंट मैंने देखा था मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे, उन पेशेंट को हेपेटाइटिस बी था। वो हेपेटाइटिस बी के वजह से लिवर फेलियर के वजह से एक्सपायर हो गए। उनका एक बच्चा था जो अगेन हमारे पास कुछ टाइम बाद आया। वो बेसिकली उसको उस समय जब ट्रीटमेंट उसके पिताजी का चल रहा था तो किसी ने वैक्सीन के बारे में नहीं बताया था, तो उसको जब वो हमारे पास आए तो उसको भी हेपेटाइटिस बी निकला। ओहो। और वो लड़के का भी काफ़ी दुखद उसके बाद अंत हुआ। ओहो हो। तो मतलब ऐसे सिचुएशंस में हम ये चाहते हैं कि जो भी हेपेटाइटिस बी के मरीज़ हैं उनके परिजनों को उसी समय, जिस समय वो डिटेक्ट होता है उसी समय उसके परिजन, जैसे कोरोना का वैक्सीन लगा था वैसे ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पूरे घर वालों का एक बार चेक करा लिया जाए। किसी का नेगेटिव आता है तो पूरे घर वालों को लगा दिया जाए। इसके साथ ही हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो इन वैक्सीनेशन से भी आपका लिवर प्रोटेक्टेड रहता है और आपका लिवर आगे आने वाले खतरों से पूरी तरह बचा रहता है। डॉक्टर साहब, अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, कितनी घातक होती है सर? क्या ये आसान होती है, मरीजों को इससे डरना चाहिए, या बहुत लाभकारी है? बिल्कुल सर, अगर सही हाथों में हम अपर जीआईस्कोपी कोई करते हैं, जो ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या कई सर्जन्स हैं जो एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग लेके आते हैं, जी। उन हाथों में ये बहुत ही कारगर टेस्ट है, करवाना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया, कई पेशेंट्स सिंपल सिम्टम्स के साथ आते हैं लेकिन वो घातक बीमारियां लेके घूम रहे होते हैं। जी। तो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूरबीन उनके पेट में ले जाके देख सके कि क्या बीमारी है, तभी उसका संपूर्ण इलाज हो पाता है। लेकिन अगर कई पेशेंट्स एंडोस्कोपी से डरते हैं कि हमारा गला फट तो नहीं जाएगा, हमारी आंतड़ी फट तो नहीं रह जाएगी, ब्लीडिंग तो नहीं हो जाएगी, बहुत एंडोस्कोपी के बाद भी हमें कुछ देर तक दिक्कत तो नहीं रहेगी। तो अच्छी एंडोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एडवांस्ड मशीन्स जो बेस्ट कंपनीज़ की हैं, जो बेस्ट मशीन्स हैं वो उपलब्ध हैं, जिससे कोई भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये एक बहुत ही लचीली दूरबीन होती है जो गले से फिर हम उसको अन्न नलिका से पेट में ले जाते हैं और छोटी आंतड़ी में ले जाते हैं। जी। वैसे ही हम मोशन के रास्ते से हम बड़ी आंत और वहाँ से जो छोटी आंत निकलती है वहाँ तक ले जाते हैं। तो ये सब जो नॉवेल टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंडोस्कोपी में, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। बहुत हाई डेफिनेशन के हमारे पास स्कोप्स हैं, जैसे QLED और 4K जो हमारे पास टीवीज़ हैं, जी। वो वैसे ही टाइप की टेक्नोलॉजी एंडोस्कोपी में भी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें उपलब्ध है। तो ये सब जितनी बीमारियां हैं पेट की, अब इसे बहुत ही अर्ली फेज़ में हम पकड़ लेते हैं एंडोस्कोपी के माध्यम से। इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है अगर ये सेफ़ हैंड्स में किया जाए। और हम इसे पूरा पेनलेस करते हैं, तो इससे पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होती। पेनलेस एंडोस्कोपी कराने के लिए हम पेशेंट को थोड़ा सा सिडेशन देते हैं, यानी कि उनको हल्की सी नींद की अवस्था में ले जाते हैं। जी। ऑब्वियसली हमारे पास इसके लिए ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध है और उनके समक्ष हम इन पेशेंट्स की एंडोस्कोपी करते हैं। तो पेशेंट की एक बहुत अच्छे से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, अगर ये टेस्ट इनएक्सपीरियंस हैंड्स में होता है तो कभी कभी इससे पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ की टीम है वो पूरी तरह से ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड है, और पेशेंट को पूरी कंफर्ट के साथ हम एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। यानी अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, पेट संबंधी जो कैंसर्स होते हैं, क्या कहेंगे सर? कितने घातक होते हैं? क्या वजह है इनकी? बहुत सारे पेशेंट्स में अखबार में भी देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ, बहुत सारी समस्याएं कैंसर के इस क्षेत्र को लेकर हैं सर। बिल्कुल सर, कैंसर अवेयरनेस पे भी बहुत काम चल रहा है इंडिया में। और पेट के कैंसर्स इसीलिए इतने घातक हो जाते हैं क्योंकि पेट में बहुत जगह होती है कैंसर्स को उगने की। अगर आपके शरीर में बाहर कहीं कैंसर है तो वो तुरंत दिख जाता है। ब्रेन में कैंसर होता है तो तुरंत सिम्टम्स आते हैं। लेकिन पेट एक ऐसी जगह है जो जगह देता है कैंसर को ग्रो होने के लिए, पनपने के लिए। जी, जी। तो पेशेंट को बहुत माइनर से सिम्टम्स आते हैं, तो इसीलिए अर्ली एंडोस्कोपी उसमें बहुत फ्रूटफुल होती है। ऑब्वियसली ये कैंसर्स पेट के
जनरली अभी तक आप सोचिए हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कई बार पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो पेट के जो स्टेज 4 कैंसर्स के साथ आए हैं। तो पेट के कैंसर्स कई बार घातक होते हैं अगर उसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो सके। किसी भी टाइप का कैंसर अगर शरीर में हो, अगर उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, यानी कैंसर के जन्म के अगर 1 महीने के अंदर हम पकड़ सकते हैं कि ये कैंसर है, जी जी। तो उसका पूरा पूरा इलाज अभी संभव है। और कैंसर के क्षेत्र में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इंडिया में कई अच्छे कैंसर सेंटर्स हैं जिनकी इतनी अच्छी रिसर्च हुई है कि अब इतने अच्छे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कि अगर शुरुआती फेज़ में कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके जी तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से उपलब्ध है। और पेट के कैंसर्स की हम अपोलो में अब दूरबीन और लेज़र से भी, मैं उसमें ट्रेंड हूँ, जी। और हम दूरबीन और लेज़र से बिना किसी चीर फाड़ के जो स्टेज 1 के कैंसर्स हैं, जिसे T1A और T1B ट्यूमर्स कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जी जी। तो उसे हम दूरबीन और लेज़र से ही हम उसे पूरा काट के बिना किसी चीर फाड़ के हम निकाल देते हैं। तो पेशेंट्स के लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उन्हें एक मेजर सर्जरी और मेजर आईसीयू स्टे से बच सकते हैं वो। तो अगर ऐसी ट्रीटमेंट्स हम उपलब्ध करा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स क्या होते हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। इसका सिंपल उदाहरण ये है कि हमारी 5 उंगलियां हैं, जी हर उंगली अलग है, हर उंगली की लेंथ अलग है, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं हैं। जी। ऐसे ही हर पेशेंट अलग होता है। अगर हम देखें फैटी लीवर और ओबेसिटी के बारे में, तो हम यहाँ पे बेरियाट्रिक एंडोस्कोपिक सर्जरी चालू करने वाले हैं। एक एक पेशेंट्स की किस टाइप की डाइट है, वो कितना एक्सरसाइज करते हैं, वो कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन्हें किस टाइप की सर्जरी लगेगी, क्या वो ओपन सर्जरी लगेगी, एंडोस्कोपिक सर्जरी लगेगी, सिर्फ गैस्ट्रिक बलून लगेगा, या फिर उन्हें सिर्फ डाइट पे रखना है, या फिर उन्हें कोई इंजेक्शंस लगेंगे या कोई टैबलेट्स लगेंगी। तो ये सारी जो डिसीजन है ये हम एक टीम के माध्यम से, जिसे MDT कहा जाता है या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टीम होती है। जी तो कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, जैसे ओबेसिटी के पेशेंट्स हो गए, या मोटापे वाले, फैटी लीवर वाले, कई कैंसर के पेशेंट्स इस टाइप के आते हैं। कई बार रिफ्लक्स की बीमारी होती है, उसमें भी कई पेशेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच के माध्यम से हम इलाज करते हैं। इसमें एक डॉक्टर्स की टीम होती है जिसमें एक जनरल फिजिशियन, एक स्पेशलिस्ट सर्जन, एक स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ज़रूरत पड़ने पे अलग अलग ब्रांचेस के लोग, हम मिल के एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के माध्यम से हम पेशेंट के डिटेल में जाते हैं और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को पर्टिकुलरली, इस पर्टिकुलर पेशेंट को हम एग्जैक्टली सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, कितने समय में किसी व्यक्ति को पेट संबंधी चेकअप्स कराना चाहिए, स्क्रीनिंग के लिए सामने आना चाहिए, क्या अंतराल है, 3 महीने क्या 6 महीने, कृपया इस बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले तो सर, पेट संबंधी अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो पूरे विश्व में ये विधान है, इंडिया को छोड़ के, कि जब 50 से ऊपर उम्र हो जाती है तो जनरली पेशेंट को डायरेक्टली रिफ़र किया जाता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास, और उनकी एक बेसिक एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कर दी जाती है। जी इंडिया में चूँकि हेल्थ सर्विसेज थोड़ी सी कमज़ोर रही हैं अभी तक, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक आ नहीं पाया है। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया में भी वो सेम पैटर्न डिसीज़ेज़ के देखे जाते हैं जो पूरी दुनिया में हैं। और अब ज़्यादातर इंडिया के जो डिसीज़ेज़ हैं वो यूएस के बराबर ही हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी तरह का हो रहा है, फाइनेंशियली भी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी जो डिसीज़ेज़ हैं वो भी उसी तरह की होती जा रही हैं। जी तो ऐसे समय में एक कोई भी इंसान अगर 50 के ऊपर की एज का है तो उसे स्क्रीनिंग चेकअप्स करानी चाहिए। अगर कोई पेशेंट को कोई बीमारी निकलती है और हम उनका इलाज करते हैं, जैसे कि फैटी लिवर हो, GERD हो, डिस्पेप्सिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, IBS हो, तो पहले जब हम उसका इलाज स्टार्ट करते हैं तो उसे 1 मंथ के बाद बुलाते हैं, फिर 3 मंथ्स के बाद बुलाते हैं, फिर 6 मंथ्स के बाद, और या तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाएं या फिर हम उनकी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट अप्रोच पे फिर वापस से उनकी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, बिल्कुल, बहुत सही। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बारे में बताइए, लिवर के लिए क्या कोई टीकाकरण का कार्यक्रम उपलब्ध है।
जी सर, जैसा मैंने पहले बताया कि दो टाइप्स के वैक्सीन उपलब्ध हैं, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन जी। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन की 2 डोजेस लगती हैं, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसकी 3 डोजेस लगती हैं, ये भी इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, जी। यानी कि इसके इंजेक्शंस लगते हैं। पहले एक लगता है, फिर 1 महीने के बाद सेकेंड डोज, फिर 6 महीने के बाद थर्ड डोज। किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा अगर चाहिए प्रोटेक्शन, कुछ ऐसे श्रेणी के मरीज होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए रहती है, जैसे जो अल्कोहल पीते हैं या जिन्हें फैमिली हिस्ट्री रही है लिवर डिसीज़ की, तो उन्हें बूस्टर डोज भी लगती है। डॉक्टर साहब, अपने अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल उपलब्ध है। यानी पेशेंट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते कितना समय लगता है सर इसमें? हैं। वैक्सीनेशन में एक पेशेंट के लिए लगभग 10 मिनट लगता है। ओके। और फिर उसे जाने दिया जाता है? फिर उसे बिल्कुल जाने दे सकते हैं। इसमें इस वैक्सीन्स की ये खासियत है कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा अच्छा। अमूमन जो भारतीय जनता है वो कोविड के वैक्सीनेशंस के बाद कई तरह के व्हाट्सएप के भी मैसेजेस निकले कि ये हो गया, साहब हो गया। हाँ। लेकिन हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स इतनी ज़्यादा ट्राइड, टेस्टेड और सेफ हैं कि इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसे लगवा के बिल्कुल आराम से घर जाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो पेट संबंधी बीमारियां हैं, पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां हैं, आंत संबंधी जो बीमारियां हैं, उसमें जनमानस में, लोगों में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं। उनको सर आप कैसे धाराशाही करेंगे, कैसे बस्ट करेंगे सर उनको? हम अभी जो महाकौशल के बेल्ट में हम हैं, जी। यहाँ पे भी कई लोग ये समझते हैं कि हम आयुर्वेद में इलाज करवा लें। ये मिथ्स ऐसे बन जाते हैं कि साहब इस बीमारी, रिफ्लक्स की बीमारी है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। कई पेशेंट डिप्रेस हो जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि ये लाइलाज बीमारियां हैं, जी। और फिर वो ऐसे हाथों में चले जाते हैं जहाँ पे कुछ होम्योपैथी के ट्रीटमेंट्स में या कुछ और ऑल्टरनेटिव साइंस में चले जाते हैं। लेकिन जो जो ट्राइड एंड टेस्टेड और रिसर्च बेस्ड, जिसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, हम उसी पद्धति को फॉलो करते हैं, जिससे पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, पेशेंट सेफ्टी से और अच्छे तरीके से ट्रीट हो जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं अच्छे तरीके से। और ये सब मिथ्स एक कम्युनिटी में रहती है कि जैसे कि हम ओबेसिटी की बात करें, तो ओबेसिटी वाले भी जो मरीज हैं, जो मोटापे से ग्रसित हैं, जिन्हें फैटी लिवर है, जिन्हें डायबिटीज़ होने की आशंका रहती है, ये सारे मरीज़ फिर उसके बाद डिप्रेस होकर फिर और खाते हैं और उनकी वेट बढ़ती है। तो इन ये सारे पेशेंट्स की हम हमारे पास प्रॉपर टाइप से एविडेंस बेस्ड इलाज अब उपलब्ध है, जो हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मुहैया करा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे पीलिया हो गया, या फिर कई जो, जैसे कि आपने कैंसर्स की बीमारी बताई, तो ये जी। सारी जो बीमारियां हैं इनकी बहुत अच्छी अप्रोच बेस्ड हमारे पास ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो ऐसे मरीजों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, या इनके परिजनों से, कि कहीं पे भी आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के, बहुत अच्छी है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के पास आप जाएं, नो डाउट। लेकिन आप सबसे पहले एक बार एक अच्छे चिकित्सक से पहले सलाह ले लें कि क्या ये करने के लिए ओके है, क्या ये करना उचित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके। डॉक्टर साहब, अपोलो अस्पताल जबलपुर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी सर, हमारे यहाँ पे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग है अभी स्टार्ट हुआ है। मैं उसमें एज अ हेड लीड कर रहा हूँ। और हमारे पास एक पूरी टीम है, जिसमें हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स हैं, एंडोस्कोपी के टेक्नीशियंस हैं, और कुछ ही टाइम में हम एंडोस्कोपी की यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास ट्रेंड डाइटिशियंस हैं, ओबेसिटी के लिए अलग से ट्रेंड डाइटिशियंस हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी स्पेसिफिक नर्सेज हैं, और हम कुछ ही समय में यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। तो हमारे पास पूरी एक ट्रांसप्लांट टीम आने वाली है, ओके। जिसमें हम अच्छे तरीके से लिवर संबंधित जितनी जटिल बीमारियां हैं, जी। जिनकी लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो ऐसी बीमारियों का हम एक क्योर यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी जज्बे के साथ हम ये डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये जो सुविधाएं आप बता रहे हैं,
क्या यही चीज़ें हैं जो अपोलो अस्पताल जबलपुर को अन्य अस्पतालों से, अन्य चिकित्सा केंद्रों से बेहतर बनाती, उन्नत बनाती हैं? अपोलो का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि पेशेंट शुड गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट जी। एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कि कोई भी मरीज को सबसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए जो ऐसे कॉस्ट पे मिले जिससे उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम यही मंशा लिए हुए हम बहुत ही मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी की जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम लेके आ रहे हैं, और ऐसे कॉस्ट पे और इतने अच्छे से कि कोई भी एक जो एवरेज घर के भी जो पेशेंट्स हैं उन्हें उसका लाभ मिले, जी। और उनकी जितनी ये कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं हम उन्हें बहुत पहले ही पकड़ सकें, और अगर वो बढ़ भी गई हैं तो हम उनका इलाज एक अच्छे तरीके से कर सकें। डॉक्टर साहब, इस फील्ड में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। 5-10 सालों में आप अपोलो अस्पताल जबलपुर को कहाँ देखते हैं सर, इस फील्ड में? तो जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में मैंने बताया सर, हम ट्रांसप्लांट मेडिसिन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट और एडवांस्ड एंडोस्कोपी की सुविधाएं, जैसे कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड क्या होता है, हम एंडोस्कोपी के ज़रिए, दूरबीन के ज़रिए हम अंदर से ही एक सीटी स्कैन टाइप का पूरा बॉडी का स्कैन कर लेते हैं, और जहाँ पे भी बीमारियाँ होती हैं हम वहाँ से टिश्यू सैंपल्स ले लेते हैं। और कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे पैंक्रेटाइटिस की, जहाँ पे पेशेंट को कई तेज़ दर्द हो रहा होता है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता है, कुछ लोग सर्जरी भी करा लेते हैं। तो ये जो नॉवल जो मशीन्स हैं इसके मदद से हम वहाँ की नसों को ब्लॉक कर देते हैं। तो कई ऐसी मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट्स आई हैं जिनकी मशीन्स हम यहाँ लेके आ रहे हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ओबेसिटी के लिए कई पेशेंट जो मोटापे के हैं वो बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करवा पाते हैं। उसका 2-3 कारण है। एक तो वो कॉस्ट से डरते हैं, वो सर्जरी से डरते हैं, सर्जरी इतनी रिस्की होती है, सर्जरी के कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हम इसको दूरबीन के मदद से एक डे केयर सर्जरी, यानी कि आज पेशेंट एडमिट हुआ और कल डिस्चार्ज हुआ, इस टाइप की एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी नामक एक सर्जरी होती है, वो हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा जो रिफ्लक्स के पेशेंट्स हैं उनमें हम ऐसी सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसे एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं, और इसे आर्मा का नाम भी दिया जाता है, जिसे दूरबीन और लेज़र के माध्यम से किया जाता है बिना किसी चीर फाड़ के। तो हम जितनी भी यहाँ पे सर्जरीज करने वाले हैं हम बिना चीर फाड़ के सिर्फ दूरबीन प्रक्रिया से, दूरबीन और लेज़र से हम करने वाले हैं। चाहे हम पैंक्रेटाइटिस की बात करें, पैंक्रियाटिक स्टोन डिसीज़ की बात करें, तो हम यहाँ पे जो लेटेस्ट ESWL मशीन्स हैं, पैंक्रियाटिक स्टोन्स की जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जब हम दूरबीन और लेज़र के माध्यम से पैंक्रियाज में जाके पूरे पत्थर निकाल देते हैं और वहाँ पे एक पाइप डाल देते हैं, जिससे ये सारे पेशेंट्स को पेन नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये सारे टाइप के ट्रीटमेंट्स हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो कमिंग डाउन इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारे पास वेरियस सब स्पेशलाइजेशंस होगी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, जैसे कि IBD की अलग से क्लिनिक होगी, ट्रांसप्लांट की अलग से पूरी डिपार्टमेंट होगी, और जो जनरल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है वो अलग से चलेगा, पैंक्रियाटोलॉजी की अलग से क्लिनिक होगी, बहुत बढ़िया। और गॉल ब्लैडर या पित्त संबंधी बीमारियां हैं वो अलग से सब स्पेशलाइज होंगी। तो अगले आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा एम कुछ इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सर आने वाले 5-10 साल। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा का बिल्कुल आखिरी पड़ाव आ चुका है। हम चाहेंगे कि आप महाकौशल क्षेत्र के जो लोग हैं या जो लिवर से परेशान हैं, लिवर संबंधी बीमारियों से, इंटेस्टाइन संबंधी बीमारियों से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्या लाइफ स्टाइल में बदलाव करें? क्या संदेश आप उनके लिए छोड़ना चाहेंगे? तो पहली बात तो सर मैं उन सब महाकौशल के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जबलपुर में आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट अब उपलब्ध हो गया है। तो कोई भी टाइप की जो बीमारियाँ हैं या कोई भी टाइप के अगर सिम्टम्स हैं, अगर आप लेके उसे कहीं और जा रहे हैं तो आपके घर के बहुत ही निकट अब ये सारी सुविधाएं हम मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल की जैसा आपने बात की कि हम यहाँ पे आगे आने वाले कुछ 3-4 महीनों बाद हम खुद लाइफस्टाइल और प्रिवेंटिव मेडिसिन से रिलेटेड कैंप स्टार्ट कराने वाले हैं, जी। और हम जगह जगह जाके महाकौशल में ये करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो एक गैस्ट्रो रिलेटेड लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए,
इसमें अमूमन बेसिकली ये सारी बातें, जैसे किस तरह के योगासन करने चाहिए। कई टाइप के योगासन हैं जो लिवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कपालभाति, जैसे कि कोबरा पोज हो गया, सेतुबंद आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, और सूर्य नमस्कार ही पूरा हो गया। और कई ऐसे लाइफस्टाइल के चेंजेस, कई खान पान में जो डाइटरी चेंजेस हमें करने हैं, वैक्सीनेशंस की हम मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारे जो श्रोता हैं हमारे, या सारे व्यूअर्स हैं, ये बात जान ले कि सबसे पहले तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप शराब या किसी भी इस टाइप की ख़राब हैबिट्स को अगर आप रेगुलरली लेके घूम रहे हैं, तो एक बार आके आप फाइब्रो स्कैन, जो कि एक लिवर का स्कैन होता है, तो हमने आज हमारे कैंप में जो फाइब्रो स्कैन किया, ये एकदम पेनलेस होता है। एक सोनोग्राफी की मदद से हम लिवर में देख लेते हैं कि कितना फैट है। तो कम से कम ये सारी टेस्ट आप करा लें, जिससे हम समझ पाएँ कि आपका लिवर कहाँ पे खड़ा हुआ है। और अच्छा तो ये होगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है तो वो कंज्यूम ना करे, एक सात्विक लाइफस्टाइल अपना व्यतीत करे, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, अच्छा पानी पिए। एक नॉर्मल आदमी को लिवर रिलेटेड हेल्थ मेंटेन करने के लिए लगभग 3 लीटर पानी मिनिमम पीना चाहिए। तो साफ़ पानी पिए, उबाल के ठंडा करा हुआ पानी ही सबसे बेस्ट होता है। और खान पान में आप स्पेशल ध्यान रखें। आप कोई भी ऐसी बाहर की तली भुनी हुई वस्तुओं को अवॉइड करें। ये सारी चीज़ों पे अगर पेशेंट्स अवेयर रहें, अगर श्रोता अवेयर रहें, तो वो अपनी लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रश्नों का भरपूर जवाब दिया, बहुत जानकारी दी डॉक्टर साहब। आपसे ये मुलाकात निश्चित रूप से यादगार रहेगी। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत नमस्कार।